डियर लर्नर, जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान एमसीक्यू सीरीज 4 यानी कि एमसीक्यू सीरीज 4 में आपका स्वागत है, जिसमें बहुत ही धमाकेदार प्रश्न हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे आपको। इससे पहले साइकोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज 1 से 3 तक के वीडियोज बनाए जा चुके हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखिए। उनमें भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न ज़रूर आते हैं और जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही चैनल में डिसेबिलिटी रिलेटेड और भी बहुत वीडियोज़ पड़े हैं, यदि आप उन्हें देखेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए ताकि पूरा लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जो साइकोलॉजी से संबंधित है, एमसीक्यू सीरीज 4। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सकें और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करिए यदि आपको अच्छा लगे तो, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिए, लेकिन अपना वोट ज़रूर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा मनोविज्ञान सबसे अधिक बल देता है किस पे? एजुकेशन साइकोलॉजी डज मोस्ट एम्फेसाइज किस पे देता है? चलिए देखते हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए टीचर सेंटर्ड यानी कि शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन बी करिकुलम सेंटर्ड यानी कि पाठचर्या केंद्रित, ऑप्शन सी स्टूडेंट सेंटर्ड यानी कि छात्र केंद्रित, या फिर ऑप्शन डी स्कूल सेंटर्ड यानी कि विद्यालय केंद्रित। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी स्टूडेंट सेंटर्ड यानी कि छात्र केंद्रित। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्तमान की जो हमारी शिक्षा पद्धति है, प्रेजेंट सिनेरियो है, वह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार ही पूरी तरीके से बल देती है, और साथ ही यानी कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का प्रावधान है उसी पर यह बल देता है। क्योंकि अगर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान नहीं करेंगे तो फिर वो शिक्षा का मूल्य नहीं होगा। क्योंकि वास्तव में जिसके लिए शिक्षा है, अगर उनकी आवश्यकता को पूरा करती है तभी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है, एक महत्वपूर्ण ऊर्जा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है कि प्राथमिक सामाजिकरण है यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन है। चलिए देखते हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना, ऑप्शन बी किशोरावस्था में समाज से सीखना, ऑप्शन सी प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, या फिर ऑप्शन डी शिक्षकों का अनुसरण करना। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना। ऐसा क्यों? आप जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो अपने परिवार में ही रहता है और पास पड़ोस के मित्रों से ही उस उम्र में सीखता है। लेकिन अगर यहीं पर हमारा जो सवाल होता कि द्वितीयक सामाजिकरण है तो वो विद्यालय से संबंधित हो जाता, क्योंकि जो प्राथमिक डेवलपमेंट है, सोशलाइजेशन है, वो उसका वहीं पर होता है, पास पड़ोस में और उसके घर में। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? चलिए देखते हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए 280 दिन यानी कि 280 डेज, ऑप्शन बी 390 डेज यानी कि 390 दिन, ऑप्शन सी 180 डेज यानी कि 180 दिन, ऑप्शन डी 80 डेज यानी कि 80 दिन। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 280 डेज यानी कि 280 दिन। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे सवाल आते हैं ना जहां पर गलत है, नहीं है, असत्य है, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान देने लायक होती हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन गलत है, यानी कि विकास को ध्यान में रखना है
डेवलपमेंट को, और यहाँ पर ये कौन सा कथन गलत है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए, विकास परिपक्वता और अधिगम पर आधारित होता है, बिल्कुल। ऑप्शन बी, विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। या फिर ऑप्शन सी, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत होती हैं। या फिर ऑप्शन डी, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका केवल मापन किया जा सकता है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका केवल मापन किया जा सकता है। क्योंकि हमारा सवाल कहता है कि विकास के बारे में कथन गलत कौन सा है, तो यही गलत है। आप जानते हैं कि विकास केवल परिमाणात्मक प्रक्रिया नहीं है। जो विकास है वो गुणात्मक एवं परिमाणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार की यह प्रक्रिया है। क्योंकि इसमें अगर वृद्धि नहीं होगी तो फिर आगे चल के डेवलपमेंट नहीं होगा। तो एक दूसरे से सारी चीज़ें जुड़ी हैं, और जिसको केवल मापन कहते हैं, केवल मापन नहीं किया जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये एक कथन है जो किसी ने कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। कोहलबर्ग, ऑप्शन बी पॉलाव, ऑप्शन सी जीन पियाजे, या फिर ऑप्शन डी स्किनर। आप जानते हैं, चलिए देखते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पियाजे इसका सही जवाब है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पियाजे। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है कि खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन बी पूर्व किशोरावस्था, ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था। क्योंकि किशोरावस्था में उस समय कहाँ खिलौना वगैरह खेलता है ना, पूर्व बाल्यावस्था में खेलता है। उत्तर बाल्यावस्था में भी, क्योंकि बाल्यावस्था के बाद फिर किशोरावस्था आ जाती है, तो उत्तर बाल्यावस्था फिर उधर पहुंच जाती है 8 साल 10 साल 12 साल, तो ना, तो इसलिए जो ऑप्शन ए हमारा सही है पूर्व बाल्यावस्था, इसी समय वो खेलता है खूब। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ऑप्शन सी संवेदी पेशीय अवस्था, यानी कि सेंसरी मस्कुलर या सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। या फिर ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो इन चारों में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या करता है, यहाँ पर प्रारंभ करता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, और इसके बाद फिर आप जानते हैं कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आ जाती है। तो यहाँ से इसका स्टार्टिंग होता है तार्किक रूप से, लेकिन पूरी तरीके से औपचारिक में ही आ पाता है। तो जब प्रारंभ की बात आती है तो वो औपचारिक से पहले मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये चारों जो अवस्थाएं हैं ये संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं मानी जाती हैं, और संज्ञानात्मक विकास के जो जनक है जीन पियाजे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अधिगम को प्रभावित करते हैं कौन से। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, साथ ही इसमें कूट भी दिया हुआ है।
ऑप्शन जिसमें 1 2 3 4 है। 1 में है शिक्षार्थी की अभिप्रेरणा यानी कि लर्नर मोटिवेशन। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी की परिपक्वता यानी कि लर्नर मैच्योरिटी। तीसरा नंबर है शिक्षण रणनीतियाँ यानी कि टीचिंग स्ट्रेटजीज। या फिर चौथा नंबर शिक्षार्थी का शारीरिक एवं सांवेगिक स्वास्थ्य यानी कि फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर। तो ये चारों सही हैं या किसी एक सही है? इसमें से ऑप्शन ए है 2 3 एंड 4, ऑप्शन बी 1 2 3 एंड 4, या फिर ऑप्शन सी 3 एंड 1, या फिर ऑप्शन डी 1 एंड 2। यहाँ पर ऑप्शन जो डी है यहाँ वहाँ पर 1 एंड 2 लिखना था, बट बाय मिस्टेक वो रह गया है। इसलिए आप यदि ऑप्शन डी आप सही मानते हैं तो 1 एंड 2 है। फिर भी हम देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1 2 3 4 यानी कि चारों जो लिखे हुए हैं बिंदु ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने है कि बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय क्या है। चलिए देखते हैं बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए प्राथमिक कारक है, ऑप्शन बी कोई भूमिका नहीं है, ऑप्शन सी द्वितीयक कारक है, या फिर ऑप्शन डी कि कोई की बहुत कम भूमिका है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी द्वितीयक कारक है। जैसे कि मैंने बताया था पहले क्वेश्चन एक निकल चुका है कि जो समाजीकरण का प्राथमिक कारक है वो क्या होता है, हमारा घर परिवार होता है, क्योंकि वहीं से शुरुआत होता है इसलिए वो प्राथमिक होता है। लेकिन जब बच्चा विद्यालय जाता है तो वो द्वितीयक माना जाता है। कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं लेकिन अब प्राथमिक और द्वितीयक में भ्रमित हो जाते हैं। तो प्राथमिक का मतलब होता है जहाँ से उसका ओरिजिनेट होता है, जहाँ से उसका हर चीज़ को स्टार्टिंग होती है। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पास पड़ोस से, अपने परिवार से, वहाँ के सभी लोगों से उसकी स्टार्टिंग होती है। लेकिन जैसे वो विद्यालय जाता है तो विद्यालय की शिक्षण प्रक्रिया में शामिल होता है और वहाँ उसका द्वितीयक समाजीकरण होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा, द्वितीयक कारक। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिए, साथ ही दोस्तों तक भी शेयर जरूर करिए ताकि सभी लोग लाभ उठा सके। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी और पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए दैहिक मनोविज्ञान यानी कि फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ऑप्शन बी नैदानिक मनोविज्ञान यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी, या फिर ऑप्शन सी विकासात्मक मनोविज्ञान यानी कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, या फिर ऑप्शन डी परा मनोविज्ञान यानी कि पैरा साइकोलॉजी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। ये सी यहाँ पर बाई मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा इसको। यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा हमारा परमनोविज्ञान यानी कि पैरासाइकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर ग्रीन कलर में सी लिखा है ये सी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, परमनोविज्ञान या पैरासाइकोलॉजी। ठीक है, दैहिक मनोविज्ञान आप जानते हैं कि इसमें पावलोव महोदय ने इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। इन पर उन्होंने प्रयोग किया था। फिर आगे चल कर के उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इसी तरीके से ये हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही होगा, 10वां का प्रश्न। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जहाँ पर आंसर सी लिखा है सी सही नहीं है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन डी सही है, परा मनोविज्ञान यानी कि पैरासाइकोलॉजी के अंतर्गत टेलीपैथी और पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने है कि प्रकार्यवाद के प्रवर्तक कौन थे। चलिए देखते हैं, ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन बी जेबी वाटसन, ऑप्शन सी टॉलमैन, या फिर ऑप्शन डी क्लार्क हल। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12वां प्रश्न जो आपके सामने है
कि पूर्वजों व माता पिता द्वारा अर्जित गुणों और विशेषताओं को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, जब हम अपने पूर्वजों यानी कि बाबा, दादा, परदादा, परदादी उनसे और अपने माता पिता द्वारा जो भी गुण होते हैं हम उन्हें अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं, और जो भी विशेषताएं होती हैं उन्हें ग्रहण करते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी अनुकूलन यानी कि एडॉप्टेशन, ऑप्शन सी वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी, या फिर ऑप्शन डी अनुकरण यानी कि इमिटेशंस। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी। तो ये आप ध्यान देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे वंश परंपरा से जो हम अपने वंशजों से, अपने जो दादा परदादा या पुराने अपने माता पिता से जो चीज़ प्राप्त करते हैं वो वंशानुक्रम के अंतर्गत आती है, ना कि वातावरण के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 प्रश्न जो आपके सामने हैं कि जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है, यह इस बात का संकेत है कि, ध्यान दीजिए, बच्चा कोई कार्य कर रहा है और वो उबने लगता है। आप लोग जैसे कोई काम करते हैं ना, बोलते हैं कि बोरिंग होने लगा, अब मन नहीं कर रहा है, तो आखिर क्यों ऐसा होता है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ऑप्शन बी संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, या फिर ऑप्शन सी बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, या फिर ऑप्शन डी बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। अब होता क्या है कि जो रिपीट होता है अगर कोई कार्य, जैसे आप ही लोग हैं, अभी मैं एक एग्जांपल दूं, आप मान लीजिए घर में खाना खाते हैं तो एक ही सब्जी एक ही हर चीज़ बनती रहती है ना, तो आप भी ऊब जाते हैं, तो पता नहीं मम्मी डेली बना देती है यही चीज़, जो भी बनाते हैं मम्मी हैं, दादी हैं या बहन हैं। इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी, चाहे खाने से रिलेटेड हो, चाहे आपके जीवन में रिलेटेड हो, कुछ भी हो, जब आप एक ही चीज़ को रिपीटिशन करते हैं तो आप उससे ऊब जाते हैं और फिर आप उसे नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सटीक आंसर यही है, क्योंकि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, तो अगर बुद्धिमान नहीं है तो वो पहली बार भी नहीं करता, वो तो कार्य करते हुए उबने लगता है। उबने लगता है मतलब कुछ काम कर चुका है, फिर उसी काम को बार बार जब आता है तो उबने लगता है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14वां प्रश्न है कि बच्चे डॉट लिखा है, बच्चे क्या हैं, चलिए देखते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि बच्चे ईश्वर के उपहार हैं जिनकी पूजा करनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता आंसर। ऑप्शन बी एक खाली स्लेट जैसे संसार में आते हैं। संसार खाली स्लेट थोड़ी होती है, बच्चों का दिमाग खाली स्लेट होता है। ऑप्शन सी जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में रहते हैं वैसा ही प्रभाव होता है। ऑप्शन डी बहुत समझदार होते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में रहते हैं वैसा ही प्रभाव होता है। ये बिल्कुल सही बात है, यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि बच्चे ईश्वर के उपहार हैं तो पूजा करनी, ऐसा तो नहीं है। दिस इज नॉट एक लॉजिक भी नहीं है कि भगवान हैं, ईश्वर हैं तो उनकी पूजा करो। और एक खाली स्लेट जैसे संसार में आता है, यानी कि संसार खाली स्लेट थोड़ी होती है भैया, संसार ही सब कुछ है। एक प्रकार का वर्ल्ड क्या है, एक स्कूल है। जैसे ही वो माँ के गर्भ से निकलता है तो वह एक ऐसे स्कूल में आता है जहाँ पर पूरा अनुभव ही अनुभव है, तो वो खाली स्लेट कैसे हो सकता है। ऑप्शन डी देखो बहुत समझदार होते हैं। उस समय बच्चा कहाँ समझदार होता है, वो जो आप कहते हैं कि मत करो तो वही करता है। तो फिलहाल अब यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है, जच रहा है, सही बैठ रहा है, वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने है कि एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, ध्यान दीजिए, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्चा अपने साथ जो अनुभव लाती है वह क्या है, इसे चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, कोई भी अनुभव लाए, कुछ भी लाए तो वहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि अस्वीकार नहीं, स्वीकार करना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर ये हमारा गलत है। ऑप्शन बी उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, इग्नोर कैसे करेंगे भाई,
आप टीचर हैं, स्टूडेंट की हर बात को सुनना, समझना और उनकी बातों को समझ करके उनका अर्थ बताना आपकी जिम्मेदारी है। आप तो इग्नोर करेंगे, दिस इज नॉट फेयर, ये उचित नहीं है बिल्कुल भी। ऑप्शन सी, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। फिर ऑप्शन डी आता है, उन्हें शामिल कर उनका चयन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जो भी उनके अनुभव हैं उनको लेना चाहिए, उनको शामिल करना चाहिए और जो आप पढ़ा रहे हैं चीज़ों को उनसे जोड़ करके बता देना चाहिए। जो भी उनके पास अनुभव है उसका तर्क दे करके उनको समझा देना चाहिए। ये देखिए आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी ही सही है। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके सामने है कि अधिगम का मुख्य बिंदु है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही छोटा सवाल है। वो कहावत है ना कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बहुत छोटा सवाल है, एक लाइन का, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका उत्तर कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बदलाव, ऑप्शन बी प्रेरणा यानी कि इंस्पिरेशन, ऑप्शन सी खुशी यानी कि हैप्पी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए यानी कि बदलाव, या जिसे हम परिवर्तन कहते हैं। चेंज इज द कीवर्ड ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का मुख्य बिंदु क्या है? बदलाव। अधिगम होगा तो बदलाव होगा, समझ रहे हैं? तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके सामने है कि परियोजना विधि के जनक किलपैट्रिक के गुरु कौन थे? आप जानते होंगे कि परियोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक है। लेकिन किलपैट्रिक के गुरु कौन थे? हमारा सवाल यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर आपके एक सवाल का जवाब तो आपको यही मिल गया कि परियोजना विधि के जनक कौन थे? किलपैट्रिक। तो लेकिन इसका सवाल दूसरा जवाब देखते हैं। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए जॉन डीवी, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी विलियम वुंट, या फिर ऑप्शन डी विलियम जेम्स। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए जॉन डीवी। जॉन डीवी क्या है? किलपैट्रिक के गुरु थे या किलपैट्रिक के शिष्य, यानी कि जो जॉन डीवी हैं, जॉन डीवी के शिष्य कौन थे? किलपैट्रिक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कई सारी चीज़ें। बाकी स्किनर आप जानते ही हैं कि किस तरीके से चूहों पर प्रयोग किया। विलियम वुंट जो एक ऐसे व्यक्ति हैं, अगर आज हम साइकोलॉजी को एक अलग विषय के रूप में देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, अगर अलग से साइकोलॉजी मनोविज्ञान कह पा रहे हैं तो सिर्फ इन्हीं की देन है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, जॉन डीवी। परियोजना विधि के जनक कौन है? प्रोजेक्ट मेथड के किलपैट्रिक। लेकिन किलपैट्रिक के गुरु कौन है यहाँ पर पूछा था, तो ऑप्शन ए जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके सामने कि अधिगम एक डॉट डॉट और डॉट डॉट प्रक्रिया है। अधिगम एक डॉट 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 और डॉट 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 प्रक्रिया है। तो चलिए देखते हैं। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए अधिगम एक सरल और व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या फिर अधिगम एक सरल या निष्क्रिय प्रक्रिया है, या फिर ऑप्शन सी अधिगम एक जटिल या सक्रिय प्रक्रिया है, या फिर ऑप्शन डी अधिगम एक प्रेरणा या सक्रिय प्रक्रिया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। अधिगम क्या है? एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। बिल्कुल, इतना आसान थोड़ी है कि आप कैसे भी सीख लेंगे। सीखने के लिए आपका स्वस्थ होना जरूरी है, आपका मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, हर चीज़ें बेहतर होना जरूरी है, तब आप सीख पाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जब चाहे तब सीख लें। बिल्कुल एनी टाइम, क्योंकि लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। बट आपको ये चीज़ें देखना है कि इतना सरल नहीं है, ये जटिल है कि आप हर चीज़ को इतना आसानी तरीके से नहीं सीख सकते हैं। लर्निंग होती रहती है, वो बात बिल्कुल सत्य है। तो फिलहाल यहाँ पर जो हमारा 18 का कि अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19वां प्रश्न जो आपके सामने है कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? ये रहा आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी, या फिर ऑप्शन डी शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी दर्शन शास्त्र। आप जानते हैं कि आत्मा और मन, ये सब जितना भी चीज़ें प्रयोग किया जाता था वो दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा हुआ करती थी। वो तो बाद में जब विलियम वुंट ने
जर्मनी में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, जो वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है, वहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग में अच्छे तरीके से साबित हुए, तो वहाँ से एक प्रचलन चला कि इसको हम मनोविज्ञान कहेंगे। अदरवाइज आज भी हम दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा मानते। फिलहाल हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, दर्शन शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि प्रश्न 20वां है कि विकास शुरू होता है। देख लेते हैं भैया कहाँ से शुरू होता है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए उत्तर बाल्यावस्था से, ऑप्शन बी शैशवावस्था से, ऑप्शन सी प्रसव पूर्वावस्था से, ऑप्शन डी पूर्व बाल्यावस्था से। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी कि प्री नेटल स्टेज से ही शुरू हो जाता है, बच्चा जन्म नहीं लेता, क्योंकि डेवलपमेंट तो उसका वहाँ भी हो रहा है। आप जानते हैं कि डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बट ग्रोथ की क्या है, लिमिटेशन है। ग्रोथ क्या है, मात्रात्मक होता है। यानी कि अगर आप कभी सवाल आ जाए कि वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, लेकिन विकास क्या होता है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, क्योंकि वो हर क्षेत्र में विकसित होता है, डेवलपमेंट होता है। क्योंकि जब तक वृद्धि नहीं होगी तब तक फिर विकास कैसे होगा। तो हमारा जो शारीरिक विकास है, जो हमारी लंबाई है, जो हमारी चौड़ाई है, जो हमारा वजन है, ये सब हमारा किस में आ जाता है, वृद्धि में आ जाता है। लेकिन हमारा मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें हमारी डेवलपमेंट में आ जाती हैं। इसलिए हमारा 20वां प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा, ऑप्शन सी, प्रसव पूर्वावस्था से। क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21वां प्रश्न जो आपके सामने है कि पावलोव का सिद्धांत कितने स्तंभों पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, आपने बहुत आसान प्रश्न सुने होंगे कि पावलोव का सिद्धांत क्या कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं कि क्या कहते हैं, या किस पर प्रयोग किया, तो कुत्ते पर किया, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये सवाल आपके लिए शायद नया हो, या हो सकता है आप सीख चुके हों कि कितने स्तंभों पर आधारित है। तो ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 4, यानी कि पावलोव का सिद्धांत कितने स्तंभों पर आधारित है, 4 स्तंभों पर आधारित है। वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो ये रहे आपके सामने। इन्हीं पर पूरी थ्योरी इनकी बेस्ड है। यूसीएस अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, यूसीआर अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स, तीसरा कंडीशनिंग स्टिमुलस, चौथा कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। एक बात का ध्यान दीजिए, यहाँ पर जहाँ पर अनकंडीशनिंग लगा है तो वहाँ पर कोई बाध्यता नहीं होती है, तो वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल कहलाते हैं। लेकिन जहाँ पर कंडीशनिंग लगा है वो क्या हो जाता है, मैकेनिकल कहलाते हैं, यांत्रिक कहलाते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि यूसीएस और यूसीआर, या फिर ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन से नेचुरल अवस्था के अंतर्गत आते हैं। इनमें से चारों दे देगा और आपको मान लीजिए कि एक और दे दिया, तीसरा ऑप्शन दे दिया 1 और 2, तो फिर आपको जहाँ पर यू लगा हो तो वहाँ पर अनकंडीशन हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि पावलोव का सिद्धांत या पावलोव यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से रिलेटेड आप चैनल में जाइए और वहाँ की प्लेलिस्ट साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियोस में आप जाइए। प्लेलिस्ट में आपको ये गारंटी है कि यदि आप पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का वीडियो यदि एक बार देख लेंगे तो शायद उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। बहुत ही इमेज बेस्ड, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। आप उसे ज़रूर देखिए। मैं इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे भी ज़रूर देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22वां प्रश्न जो आपके सामने है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए, साथ ही शेयर करना मत भूला करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं ना तो लोग देखते हैं, फिर मोटिवेशन बढ़ता है, तो और भी वीडियो बनाने का मन करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का जो सवाल है हमारा कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत को कब सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का नाम दिया गया। ये ध्यान दीजिएगा
कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप जानते हैं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जनक कौन है? तो अल्बर्ट बैंडुरा। लेकिन इस सिद्धांत को भी उन्होंने कब सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का नाम दिया, ये भी आपको किस सन में दिया, ये भी आपको जानना जरूरी है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1886 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1993 में, ऑप्शन डी 1999 में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 1986, यानी कि 1986 में संज्ञानात्मक सिद्धांत का नाम दिया, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का नाम दिया गया। पहले क्या था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, वो भी है, उसी नाम से जाना जाता है, बट ये भी एक नाम दिया गया। तो कब दिया गया? 1986 में, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ZPD का पूर्ण रूप है, द फुल फॉर्म ऑफ ZPD। ये अगर आपसे कोई पूछता है कि ZPD किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, तो आप क्या जवाब देंगे? 4 ऑप्शंस आ जाएंगे, उनमें से आपका एक वाइगोत्स्की होगा। आप ध्यान दीजिए, ये वाइगोत्स्की से संबंधित है, जिसको लेव वाइगोत्स्की के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपके लिए एक जानकारी है, हालांकि आप जानते होंगे ऑलरेडी, फिर भी इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। ऑप्शन ए जोन ऑफ पैराफ्रेजिंग डेवलपमेंट, ऑप्शन बी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी जोन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट एंड ऑप्शन डी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिक्लेरेशन। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि जो संभावित विकास का क्षेत्र होता है वही ZPD होता है। इसलिए हमारा 23 का ऑप्शन क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके सामने है, अब आपको देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। ध्यान दीजिए, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे, जिनमें से एक क्या होगा? ये रहे 4 ऑप्शन, इनमें से एक संवेग है, बाकी संवेग नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन ए डर यानी कि फियर एक संवेग है, ऑप्शन बी या ध्यान यानी कि अटेंशन एक संवेग है, या फिर ऑप्शन सी उत्तेजना यानी कि एक्साइटमेंट एक संवेग है, या फिर ऑप्शन डी स्मृति मेमोरी एक संवेग है। तो इनमें से एक ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फियर यानी कि डर एक संवेग है, बाकी अटेंशन संवेग नहीं है, उत्तेजना संवेग नहीं है, स्मृति संवेग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके सामने है, 25 जो हमारा क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र है। आप जानते हैं कि जो भी जीन पियाजे ने अपनी कितनी अवस्थाएं दी हैं, तो 4 अवस्थाएं दी हैं। 4 अवस्थाओं को हमने पीछे पढ़ लिया था, कौन कौन सी थी। अभी हम यहाँ पर जानेंगे कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसे हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जिसे जीन पियाजे ने दिया था, तो इसकी उम्र क्या होती है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 0 से 2 ईयर्स यानी कि 0 से 2 साल तक, या फिर ऑप्शन बी 11 से 18 यानी कि 11 से 18 साल तक, या फिर ऑप्शन सी 2 से 7 यानी कि 2 से 7 साल तक, या फिर ऑप्शन डी 7 से 11 यानी कि 7 से 11 साल तक। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 7 से 11 साल तक। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी 7 से 11 साल तक। तो 25 का जो हमारा जवाब होगा ऑप्शन डी। ये आपके सामने 25 क्वेश्चंस की सीरीज जो साइकोलॉजी से संबंधित थी, MCQ सीरीज 4 थी। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या साइकोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियोस कंटिन्यू चलें या नहीं, ये भी आप ज़रूर बताइए, क्योंकि इससे भी संबंधित आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। एक लेवल के अनुसार आपको प्रश्न मिलेंगे, किसी सीरीज में किसी लेवल के प्रश्न मिलते हैं, तो किसी सीरीज में किसी लेवल के, लेकिन आपको मिलेंगे बेहतरीन प्रश्न बहुत सारे। इनमें से हो सकता है कि आप सभी सवालों के जवाब जानते हो, लेकिन फिर भी यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको और भी एडिशनल जानकारी जरूर मिल जाती है।
तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही शेयर ज़रूर करिए दोस्तों तक, ताकि वो भी देख सकें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले सीरीज़ में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।